4.25 लाख वोट से जो यहाँ कन्हैया कुमार हारे, किसके वोट से हारे? सामंतों के वोट से नहीं हारे हैं, सर्वहारा के वोट से हारे हैं। अगर हम जोर से लड़ाई करते, अगर वामपंथ जोर से लड़ाई करता, सामाजिक न्याय की लड़ाई की एक सीमा बंध गई थी जो लालू प्रसाद और रामविलास के परिवार तक सिमट गई। वह सामाजिक न्याय की लड़ाई राजनीति में, समझ लीजिए, अगर उस लड़ाई को उस परिवार से बाहर निकाल करके हम जनता के बीच ले जाते तो जनता सुनती। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए। बीते साल अगर 2019 का चुनाव आप सभी लोगों को याद हो तो ख़ास तौर से पूरा बेगूसराय इस वजह से पट गया था कि यहाँ पॉलिटिकल टूरिस्ट तो आए ही थे, साथ ही साथ जर्नलिस्टिक टूरिस्ट भी आए थे। इस बीच भी उनका आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा। उससे पहले कोरोना है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, संक्रमण है, मगर अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है टूट रहा है और हमने अपनी बदकही रिपोर्ट्स शुरू कर दी हैं। तो इसी क्रम में बेगूसराय से हमारे साथ बातचीत करने के हैं डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा। वामपंथी राजनीति से लंबे समय तक इनका जुड़ाव रहा है। यहाँ की वामपंथ की राजनीति क्या कैसी रही है या आगे क्या कुछ होने की संभावना है, उस पर हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सीधे माइक उन्हीं के पास ले जाते हैं। एक सवाल से शुरू कर लेते हैं। इस बीच कोरोना है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा लंबे समय में, यहाँ क्या कुछ होता देख रहे हैं आप, राजनीति के लिहाज से भी और प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं उस लिहाज से? देखिए, प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं, एक प्रोफेसर DM दिवाकर हैं, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में वो डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूरों का लौटना गांव के लिए, ग्रामीण राजनीति के लिए, वाम जनवादी आंदोलन की राजनीति के लिए भी एक अवसर भी है और प्रवासियों के लिए भी एक अवसर है, सरकार के लिए भी अवसर है कि अगर इन प्रवासियों को जो विभिन्न शिल्प में अपना महारत दिखा चुके हैं, पूरे देश में, देश के निर्माण में रहे हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु का निर्माण जिन्होंने किया, अगर उनको कुछ सरकार उसी तरह की मदद करे, बैंक से, सरकारी एजेंसियों से, वित्तीय एजेंसियों से, सरकार अपने ऋण योजनाओं से, तो गांव में एक नए अवसर आ जाएंगे, एक नई आर्थिक परिधियां खड़ी हो जाएंगी, आर्थिक विकास का एक नया रूप आ जाएगा और गांव फिर से, बिहार का गांव तो जगमगाएगा ही, चौक चौराहे जगमगाएंगे। उसमें मैंने ये जोड़ा था कि चौक चौराहे भी जगमगा जाएंगे और विभिन्न राजनीतिक चिंतनों, चिंताओं, संगठनों के लिए भी एक मौका लगेगा कि बिहार को इस एक रचनात्मक ढंग से नए निर्माण के लिए। और अभी भी बहस वहीं है, प्रवासी मजदूर आए हैं, सरकार की भी घोषणाएं हो रही हैं कि हम किसी को जाने भी नहीं देंगे। यह सरकार की प्राथमिकता थी। याद होगा कि नीतीश कुमार की सरकार जब आई थी तो यह बार बार कहती थी हम पलायन रोकेंगे, हम लोगों को जाने नहीं देंगे, हमारी सफलता की कसौटी यही होगी कि हमारे बिहारी मजदूर अधिक से अधिक बाहर नहीं जाएं। आज ये ज़बरदस्त उनको चुनौती ही नहीं, उनके लिए मौका भी है, सरकार के लिए भी। अगर देखना है कि सरकार क्या करती है, किस तरह रिएक्ट करती है, ये बाकी है। अभी तो बड़ी दुर्दशा है। अभी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, यही जानिए वो राहत पर जिंदा है, उनका परिवार राहत पर जिंदा है। हम लोग भी सक्रिय हैं, रोज़ राहत लेकर के कहीं न कहीं कोई न कोई उनके पास पहुंचता है। जो पहले से स्थापित लोग हैं उनके घर से खाना जाता है, उनकी देखभाल होती है, उनके पास जो बची खुची पूंजी होगी उससे उनका निर्वाह चल रहा है, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक शून्य की अवस्था रहेगी। इसमें इसका राजनीतिक लाभ कोई अगर उठाना चाहे तो यह भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये राजनीतिक लाभ का सब समय नहीं है, ये मानवीयता का समय है, राजनीतिक मानवीयता का समय है, पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म का समय है। तो लाभ लेने के बजाय राजनीतिक दान का समय है कि हाँ, अपने राजनीतिक शक्ति से वर्तमान क्राइसिस, वर्तमान संकट जो कोरोना क्राइसिस ने
उत्पन्न कर दिया है, उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकें, समझे ना। और कंट्रीब्यूशन में जो राजनीतिक पार्टियां पिछड़ जाएंगी, निश्चित रूप से उनका कोई भविष्य नहीं होगा, इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। यहाँ सर जरा सा आपको रोकते हुए, इस बीच में एक वेबसाइट है जो दिल्ली से ऑपरेट होती है, उस पर मैं एक आर्टिकल किन्हीं शख्स का पढ़ रहा था, तो उस पर जो खास तौर से वो जिक्र कर रहे थे कि जो राष्ट्रीय एक सरकार के गठन करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे जो इसमें पार्टियों की बाउंड्रीज टूट रही हैं, वर्चुअल रैलीज होने लगी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री बहुत सारे टर्म्स हम लोगों के बीच उछाल देते हैं, अब वो टर्म फिर रोज़मर्रा की सारी चीज़ें हो जाती हैं, बातचीत हो जाती है। आपदा में अवसर, यहाँ वामपंथ की राजनीति के लिहाज से बातचीत की जाती है, वामपंथ के लिहाज से एक उर्वर ज़मीन की जो कल्पना होती है वो यहाँ ज़मीन पर उतरती हुई भी दिखाई देती है। बीते साल चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है। आमतौर पे बिहार के जिस हिस्से से मैं आता हूँ वहाँ वामपंथ उस तरीके से नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई पड़ता है, यहाँ लाल झंडा भी दिखाई पड़ता है जगह जगह। इस बीच जब चारों तरफ कोरोना था, लॉकडाउन था, आप तमाम लोगों ने वामपंथ के जिस कथित तौर पर चमकदार सितारे की वकालत की, वो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ नहीं दिखा। आप लोग कैसे देखते हैं उन सारी चीज़ों? उनके लिए अवसर था, आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर नहीं था, आपदा के सहायता में अवसर था। अगर आपदा में वह यहाँ पर होते, यहाँ सक्रिय होते, तो निश्चित रूप से अवसर था। पता नहीं आगे उनकी क्या योजना है। लॉकडाउन था तो ये बातें थी कि लॉकडाउन की वजह से कहीं फंसे हुए हैं, सो नहीं है। उन्होंने जिस तरह की चीज़ें हासिल की चुनाव के बाद, जैसे सीएए के सवाल पर उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी रैलियां की और सफल रैलियां की, बिहार के लोगों ने बहुत उसका स्वागत किया, अखबारों में भी, मीडिया ने भी स्वागत किया, टिप्पणियां डाली कि नए मुख्यमंत्री के रूप में कन्हैया कुमार लोगों के सोशल मीडिया पर आते थे। तो ये इतनी बड़ी चीज़ें थी, अभी भी उनका इंतज़ार कर रही है चीज़ें। अगर वो कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना पीरियड और पोस्ट लॉकडाउन पीरियड कहिए उसको, कोरोना नहीं, कोरोना तो चालू हुई है और भयानक रूप से चालू है जी। तो इसमें अगर वह उपस्थित हो जाते हैं, उसका एक महत्व होता है उपस्थिति का और सक्रियता का। अगर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बेगूसराय में वामपंथ की ये उर्वरा धरती फिर वामपंथ की नई फसल को उगाएगी, निश्चित उगाएगी। चूँकि वह बिहार, बेगूसराय की राजनीति में और बिहार में भी वामपंथ के वह कुछ अलग से चेहरे हैं, ट्रेडिशनल चेहरे नहीं हैं। वह वामपंथी राजनीति के वो अलग चेहरे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, ज़्यादा आशा हैं। कई कारण हैं अलग होने के, उनके संघर्ष हैं जेएनयू के दिनों के, सरकार के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो उनकी अभी तक की हासिल है, उपलब्धियां हैं, हो सकता है पिछले चुनाव में उनको सेटबैक लगा, तो जो उम्र का ही तकाजा है कि उससे निराशा हुई होगी, तो कुछ उस पर असर हुआ होगा। लेकिन उन्होंने जो सीए के मामले में पूरे बिहार में फिर घमासान मचाया और उससे जो उम्मीदें फिर जगी, तो उसी उम्मीदों की कड़ी में लोग ये सोचते हैं कि अभी कन्हैया कुमार पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में बेगूसराय में से अपनी राजनीति शुरू करें, इसको केंद्र बनावें, और इसको केंद्र बना करके अगर वह राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ आ जाएगा, और वह निर्णायक मोड़ आगे आने वाले चुनाव में दिखने लगेगा, चूँकि कोई विकल्प नहीं है। जैसे सर जब भी बातचीत होती है, मतलब एक नौजवान जो हम लोगों के बीच के हैं, मैं कन्हैया की रैली भी जब इस बीच CA-NRC के विरोध में वो जगह जगह रैलियां कर रहे थे, छोटी मोटी सभाएं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की। उस दौरान भी बहुत सारे लोगों की उम्मीद जरूर बंधी थी, तेजस्वी बनाम कन्हैया की बातचीत भी होने लगी थी, जबकि कन्हैया के पास ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि उनके पास कोई 80 या की संख्या में MLAs तो नहीं आते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी से। CPI इस पूरे राज्य में भी कुछ एक पॉकेट्स में छोड़ दें तो उसके बाद माले अलग अलग जगहों पर मजबूत नज़र आता है। तो क्या वामपंथी पार्टियों के बीच आप लोगों को कोई समझौता होता दिखाई पड़ रहा है ये जो आगामी विधानसभा चुनाव में
आप लोग तो वामपंथ की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते और बरतते रहे हैं। देखिए, वामपंथी पार्टी में समझौता का माने आसार ही नहीं, विश्वास है कि उनमें होगा ही समझौता। कोई दिक्कत भी नहीं है वामपंथियों के बीच समझौते का। सवाल है कि वामपंथियों का किन के साथ समझौता होगा, जिसमें जिनके साथ समझौता हो उसको भी फायदा हो और वामपंथियों को भी फायदा हो। ये सवाल यहाँ पर है। वामपंथ अगर उस पार्टी के साथ, उस नेता के साथ अगर जुड़ती है जिसकी साख बहुत पहले खत्म हो चुकी है, जिसकी बहुत कम साखें रह गई हैं, अगर उसके साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से वामपंथी के साख को बट्टा ही लगेगा, वामपंथी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे बिहार के कंटेक्स्ट में अगर किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बिहार अच्छा नहीं होगा उनके लिए? बिहार के कंटेक्ट में उनको निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का जो पिछला गठबंधन है, अगर उसके साथ वामपंथ अपने को जोड़ता है तो पता नहीं राजनीतिक लाभ तो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीतिक नुकसान इसकी ऐसी होगी जिसकी यह क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। वामपंथ मिट जाएगा। मैंने जो सोचा अपने अनुभव के बल पर, पिछला इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे गठबंधनों के साथ जब जब कम्युनिस्ट पार्टियां या वामपंथी पार्टियां सिद्धांतहीन समझौते में गई हैं, उनकी अवसरवादिता के इतिहास को देखते हुए, तो इनको तो कुछ नहीं मिला है। और मोर्चे का बुनियादी सूत्र यही है कि हम मोर्चा तब करते हैं जब हम लीड करने की स्थिति में होते हैं, हम नेतृत्व करने की स्थिति में होते हैं। अगर वह मोर्चा क्रांतिकारी मोर्चा होता, वह परिवर्तनकारी मोर्चा होता, और जब मोर्चा में हम पिछलग्गू की भूमिका में हो जाते हैं तो वह प्रतिगामी मोर्चा होता है, वह विनाशकारी मोर्चा होता है, हमारे लिए भी और जनता के लिए भी होता है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालिक लाभ के लिए, इवन कि अपना वजूद, कभी कभी यह सुनने में आश्चर्य लगता है जैसे सीपीआई या सीपीएम अपना राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र बचाने के लिए मोर्चे में, तो यह हास्यास्पद लगता है। राष्ट्रीय चरित्र इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट से नहीं होगा, राष्ट्रीय चरित्र बचेगा जनता के रिजल्ट से। ये सोचना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र बचेगा जनता, जैसे बिहार के कंटेक्स्ट में या ग्लोबल कंटेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र, मेरा कहने का मतलब वही मैं समझ गया। नेशनल पार्टी, उसमें जैसे नेशनल पार्टी का चरित्र बचाने के लिहाज से जो आप बातचीत करें, इलेक्शन कमीशन नहीं बचाएगी। बिहार के कंटेक्स्ट में या ग्लोबल कंटेक्स्ट में जब भी बेगूसराय का जिक्र आता है तो उसको एक लेनिनग्राद का तमगा मिला हुआ है। मैं नवादा इस बीच गया था, कुछ एक हिस्से को वहाँ मॉस्को कहा जाता था, मगर कैसे बिहार की ये जो बिहार के तमाम धड़े में या अलग अलग हिस्सों में वामपंथ क्यों कमजोर होता चला गया, आपका क्या आकलन है? इसका तो पहला है कि जो लेनिनग्राद यहाँ था वही लेनिनग्राद जब नहीं रहा तो फिर उसका डुप्लीकेट लेनिनग्राद कैसे रहेगा, उसका असर तो होगा। यह लेनिनग्राद क्यों था कि कोई लेनिनग्राद था इस तरह का जहाँ से प्रेरणा मिलती थी, पूरी दुनिया को मिलती थी, वर्किंग क्लास को, मजदूर को, उस आंदोलन से जुड़े लोगों को। वह प्रेरणा ख़त्म हो गई 91 में लेनिनग्राद के सेंट पीटर्सबर्ग बनने के साथ ही। तब ये अपेक्षा रखना कि बेगूसराय वही लेनिनग्राद हो, तो ये तो इतिहास के साथ मजाक, वह नहीं रह सकता। हम लाख भी चाहें तो वह नहीं रह सकता। अकेला से चीज़ें दुनिया में कोई अलग थलग नहीं मूल्यांकन हो सकता है, चीज़ों को समेट करके होता है, एक चीज़ों का दूसरे पर असर होता है। निश्चित रूप से विश्व कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो धक्का लगा, उस धक्का से उबरने का जो संघर्ष होना चाहिए जिस तरीका से, वह कहीं न कहीं उसमें कमी रह गई और हिंदुस्तान में खास तौर पर कमी रही। हम संसद का इस्तेमाल जनता की लड़ाई के लिए करने में कहीं न कहीं हम कमज़ोर ठहर गए। हम नहीं कह सकते हैं मुकम्मल विफल हो गई या नहीं। संसद की ताकत जो हमने हासिल की थी, जनता ने हमको संसद में भेजी कि जनता की लड़ाई को और ताकत से हम लड़ें, उस ताकत से लड़ने में हमारी कमजोरी कहीं दिखाई पड़ी और हम जनता का समीकरण या संघर्ष के समीकरण के बजाय हम सत्ता के समीकरण में उलझे हुए देखे गए। उसका जो माने विपरीत असर जनता के मानसिकता पर, पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो कहते हैं, राजनीतिक मनोविज्ञान पर पड़ा। और मनोविज्ञान पर पड़ा तो दुश्मन तो लगा हुआ दुष्प्रचार के लिए।
हमारी मंशा वह नहीं हो कि हम सत्ता का समीकरण में रहें। हम सत्ता का भी समीकरण जनता के हित में कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम सत्ता के समीकरण में पड़ गए और पढ़ने का जो दुष्प्रचार हुआ हमारे खिलाफ, जनता उस दुष्प्रचार को ज़्यादा देखी, और ज़्यादा देखी दुष्प्रचार तो निश्चित रूप से हम जनता से अलग थलग हो गए। संसदीय ताकत का इस्तेमाल हम करने से चूक गए, और संसदीय ताकत का इस्तेमाल करने से चूक गए तो वही संसदवाद है, वही संसदीय भटकाव है। अगर संसद का ताकत का इस्तेमाल जनता के हितों में करते तो वह संसद का क्रांतिकारीकरण होता। सिर्फ एक उद्देश्य कि बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के लिए इन्होंने जिनके क्रेडिटलेस पॉलिटिशियन के साथ मोर्चा किया, जिसके खिलाफ लड़ करके बीजेपी में सत्ता में आई, हम उसके साथ होते चले गए। हम उसका पतन होगा तो मेरा भी पतन होगा। हम उसके खिलाफ लड़ाई नहीं किए। अगर हम जोर से लड़ाई करते, अगर वामपंथ जोर से लड़ाई करता, सामाजिक न्याय की लड़ाई की एक सीमा बंध गई थी जो लालू प्रसाद और रामविलास के परिवार तक सिमट गई। वह सामाजिक न्याय की लड़ाई राजनीति में समझ लीजिए, अगर उस लड़ाई को उस परिवार से बाहर निकाल करके हम जनता के बीच ले जाते तो जनता सुनती। लेकिन वह सामाजिक न्याय की लड़ाई तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई, और परिवारवाद के दलदल में फंस गई, वंशवाद के दलदल में फंस गई। समाज छूट गया, वंश परिवार और भ्रष्टाचार प्रमुख हो गया। हम उसके साथ खड़े हैं लाल झंडा लेकर, तो लाल झंडा की पहचान को जनता समझेगी ना कि लाल झंडा किसके साथ खड़ा है। उसके खिलाफ जो खड़ा सरी हुई पार्टियां सब, प्रतिगामी शक्तियां सब, जिसको हम जो गालियां दे दे ब्राह्मणवादी मनुवादी, जनता ने उसी को वोट दे दिया। कौन जनता? जिसको हम मनुवाद के खिलाफ समझाते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ समझाते हैं, वो जनता उसको वोट दे दी। हम यहाँ चुनाव में देखा हम हारे हैं, सो जान लीजिए 4.5 लाख वोट से जो यहाँ कन्हैया कुमार हारे। किसके वोट से हारे? सामंतों के वोट से नहीं हारे हैं, सर्वहारा के वोट से हारे हैं, गरीबों के वोट से हारे हैं। जिनको 1000 रुपया का पेंशन दिया, उसकी गरीबी में राहत नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई, जिसको गैस चूल्हा दिया, बिजली दिया। हम कितना मजाक उड़ा लें कि जनता को बुझने नहीं आता है, 1000 वोट पर बिक जाती है। हाँ, लेकिन नहीं, इसीलिए बुझने नहीं आता है कि आपने बुझाने का काम छोड़ दिया था, और बुझाने का काम छोड़ दिया तो कोई चीज़ रिक्त नहीं रहती है। प्रकृति का नियम है कि जब जल, पानी और स्थल रिक्त नहीं रहता है, उसमें हलचल मच जाती है। तो आप सोचते हैं कि हम बुझाने का काम छोड़ दिया और जनता अपने से बूझ ले, 1000 रुपया में बिकेंगे नहीं। ये जिस तरह नरेंद्र मोदी का दायित्व देश की अर्थव्यवस्था पर हम डालते हैं, राजनीति पर डालते हैं, उसी तरह अगर जनता नहीं समझी, जनता में चेतना नहीं आई, तो इसका दायित्व नरेंद्र मोदी पर नहीं है, इसका दायित्व नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर नहीं है, इसका दायित्व वाम जनवादी राजनीतिकों पर है कि इन्होंने जनता में चेतना फैलाने का काम छोड़ दिया। और नतीजा हुआ कि एक बात जान लीजिए, उसी का सूत्र वाक्य है कि अगर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, वस्तुगत स्थिति परिपक्व है, वस्तुगत स्थिति परिवर्तन के पैड पर खड़ी है, लेकिन सब्जेक्टिव फोर्स अगर नहीं है, उसको पैड उछालने के लिए, उस पैड पर उछलने के लिए सब्जेक्टिव फोर्स नहीं है, तो क्रांति प्रतिक्रांति में बदल जाती है। और पूंजीवाद उत्पादन शक्तियों को नष्ट करके हमेशा उस क्राइसिस से बच जाता है, और वह फिर नए ढंग से फ्लोरिश करता है। आप इस सच्चाई को देख रहे हैं कि एक से एक संकट पूंजीवाद का आ रहा है, लेकिन हर संकट के बाद पूंजीवाद सशक्त होता जा रहा है। क्या कारण है? क्यों? परिवर्तनकारी शक्तियां मौजूद नहीं हैं, वहाँ सब्जेक्टिव फोर्स मौजूद नहीं है। इसीलिए जनता वोट तमाम अगर 1000 पर बिक रही है, शराब पर बिक रही है, दारू पर बिक रही है, तो इसके लिए शासक वर्ग जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए वह जिम्मेवार हैं जिनके पास क्रांति का जिम्मा था, परिवर्तन का जिम्मा था, जिनका जो जनता जिनकी थी,
जिस जनता के, जिस वर्ग के राजनीति का जिम्मेदार थे वह, उनके द्वारा जनता को समझाने का, जनता में चेतना फैलाने का काम एक सिरे से गायब हो गया। और एक दिन से गायब नहीं है, बल्कि 2 दशक से गायब है, घटता जा रहा है। समझे ना, विलोपित। जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्टेट विल बी विदर्ड अवे, तो उल्टा हो रहा है कि ये लेफ्ट फोर्स, सब्जेक्टिव फोर्स, ये विदर्ड अवे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसका कारण है कि जनता के बीच उस वस्तुगत स्थिति को इस्तेमाल करने के लिए ये वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। और वर्चुअल रैली में तो निश्चित रूप से फिर ये हारेंगे बुरी तरह से, चूँकि उनके पास न वर्चुअल रैली क्यों है। वर्चुअल रैली एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है, संचार माध्यम की भूमिका होती है। इसमें आपकी भूमिका, किसी की भूमिका, अभी भी सोशल मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया का मुकाबला कर सकें जी। हाँ, इसलिए उनकी वर्चुअल रैली को दुनिया देखेगी, एक एक जनता देखेगी। आप अगर वर्चुअल रैली करेंगे तो सिर्फ आपके मुट्ठी भर समर्थक देखेंगे। दोनों में फर्क। सवाल भी मैं उसी तरफ ले जा रहा था, चूँकि बातचीत तो चलती ही रहती है, आपकी बातचीत सुनकर के हम अपने सवाल भी भूल जा रहे हैं। इसमें जो पूछना है खास तौर से कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, यहाँ जो परिणाम आया, आपने बताया भी 4-4.5 लाख से हार हुई। कन्हैया को जिस तरीके से वामपंथ का चमकदार सितारे के तौर पर देखा गया पूरे देश दुनिया में, उसके बाद यहाँ के विधानसभा चुनाव में, चूँकि बेगूसराय के कंटेक्स्ट में यहाँ ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पिछले बार तक जीतते रहे हैं वामपंथ के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ होता दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ के कंटेक्स्ट में विधानसभा चुनाव में? यहाँ के विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा से कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि परिवर्तनकामी शक्तियाँ हैं ही नहीं मैदान में। जो परिवर्तन ला सकती थी वह शक्ति नहीं है, इसलिए जो जीती हुई शक्तियाँ हैं वही सक्रिय है। इवन की कोरोना संकट में भी वो ज़्यादा सक्रिय है। अगर क्वांटिटी चेंजेज इनटू क्वालिटी, अगर मात्रा भेद में देखें तो वह ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो वही सक्रिय माने जाएंगे। दूसरी शक्तियाँ भी सक्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है कि दूसरा है ही नहीं, दूसरी भी शक्तियाँ हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। और इनको हम तोड़ दे सकते थे अगर हमारे नेता सड़क पर आते। स्पष्ट मैं कहूँगा, हमारे नेता सड़क पर आते, दिखाई पड़ते नेता, चाहे कोई भी नेता हो किसी संगठन का, जो बदलना चाहते हैं, अगर वह नेता सड़क पर होते अभी, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी त्रासदी मजदूरों की हुई और नेता दिखाई नहीं पड़े, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह परिवर्तन ले आएंगे विधानसभा चुनाव में? कभी नहीं ला सकते। अंत में जाते जाते मैं आपसे वो किस्सा पूछना चाहूँगा। पिछले लोकसभा चुनाव में आपके पास आना जो हमारा छूट गया था, तो एक कहानी मेरे ज़हन में फंसी हुई थी, जिसमें सबसे पहली बार बूथ लूटने का जो सारा कार्यक्रम था वो यहीं हुआ था। बेगूसराय का ही जिक्र आता है उसको लेकर के, वो किस्सा हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। अच्छा, बूथ 1957 का चुनाव था। बिहार विधानसभा में पहला कम्युनिस्ट विधायक कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह 1956 के एक उपचुनाव में यहाँ से जीत करके गए थे। सर्च लाइट अखबार था, उसने लिखा था कि रेड स्टार, फर्स्ट रेड स्टार इन बिहार विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वर्ड हो उसका। तो एक वो हलचल थी, तहलका था, और इसीलिए बिहार की कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी। बेगूसराय के ज़मींदारों के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। अगर सच कहिए तो नाव कोठी का आंदोलन यहाँ हुआ, और इसके पहले आज़ादी के समय में बीहट का आंदोलन हुआ था। तो बीहट को बेगूसराय का बारदोलोई कहते थे, और नाव कोठी को तेलंगाना कहा जाता था, बिहार का तेलंगाना आंदोलन। और उसी इलाके से चंद्रशेखर सिंह जीते थे। चंद्रशेखर सिंह आए दूसरे लिए सरकार के लिए, उन्होंने 6 महीना के अंदर, उनके पिताजी सिंचाई मंत्री थे उसी सरकार में, और ये जो सवाल उठाते थे तो इनके पिताजी पर पड़ता था, सरकार पर पड़ती थी, जिसके चलते 57 का चुनाव हुआ तो उनके पिताजी को, जो सिंचाई मंत्री थे, जो तीसरे नंबर के थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और रामचरित्र सिंह, तीसरा आदमी थे वो, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने।
तो निर्दलीय खड़ा हो गए तेघड़ा से। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट बनकर उनके मुकाबले खड़े थे, उनको हराने के लिए कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठित सीट और एक मुसलमान को खड़ा किया। और यहाँ पर चंद्रशेखर सिंह खड़ा हो गए, जो यहाँ के जमींदारों के सबसे बड़े नेता थे। जहाँ आप जा रहे हैं रामदेरी, वहीं के थे। वह रामदेरी गांव घोर प्रतिगामी गांव रहा है, सच कहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ भी एक से एक कम्युनिस्ट पैदा लिए, वामपंथी जनवादी आंदोलन रहा, लेकिन मूल में वह गांव बिल्कुल सामंती गांव है। तो उसके नेता थे, तो उन्होंने, वही नेता थे जो 1946 में पीसी जोशी की मीटिंग नहीं होने दी थी। 1946 के चुनाव में पीसी जोशी की मीटिंग नहीं होने दी थी। तो 1957 में जब चुनाव बड़ी थी, तगड़ा चुनाव था, लगता था कॉमरेड चंद्रशेखर की लोकप्रियता से उनकी जीत सुनिश्चित है। और सुनिश्चित जीत के जब आसार सामने आए, तो यहाँ एक रचियाही गांव है जो अति पिछड़ों का गांव है। हालांकि अब गांव वो डेवलप कर गया है, वहीं के भूमिपाल राय हैं जदयू के अध्यक्ष, वह डेवलप कर गया है। उसी रचियाही गांव में वही सामंत के उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार के लोग जाकर के रामदेरी गांव से घोड़ा पर सवार होकर के बूथ छाप लिया। उस समय बक्सा में बूथ डाला जाता था वोट, उसका वोट लेकर के बक्सा में गिरा दिया। मात्र 500 कुछ वोट से चंद्रशेखर बाबू हार गए। पहला बूथ कैप्चरिंग की कहानी वही हुई। उसके बाद तो बूथ कैप्चरिंग का एक सिलसिला चल गया बेगूसराय में, ज़बरदस्त हुआ, उसमें कोई शक नहीं। अभी इस बार भी ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग हुई है, सो जान लीजिए। इस बार सरकारी मशीनरी की सहायता से हुई है। कुछ सांगठनिक कमजोरी की वजह से बहुत सारे बूथ पर जब दूसरे पोलिंग एजेंट नहीं थे, तो फर्ज दूसरे का, जैसे जो वोट डालने गरीब तबका का, कमजोर तबका का लोग जा रहे थे, उनका लोग वोटर आईडी कार्ड लेकर के जमा करते थे और उनके बदले में बटन दबाते थे। तो ये बड़े पैमाने पर हुआ बेगूसराय में। इस बार 4 लाख बढ़ने में कम से कम 1 लाख रीगिंग का वोट है, 1-1.5 लाख, ये जान लीजिए। इसमें कहने में कोई हमको नहीं है, ये तो हुआ है। इसीलिए बूथ कैप्चरिंग का इतिहास यहाँ रहा है और आगे भी इस तरह का खदशात हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आगे भी होगा। सरकारी मशीनरी का जो इस तरह दुरुपयोग जारी है, चुनाव में भी दुरुपयोग अगर जारी रहा तो निश्चित रूप से वोटर आईडी कार्ड हम गरीबों से छीनेंगे और वहाँ जाकर के बटन दबाएंगे। ये चालू हो गया है फिर बूथ कैप्चरिंग का एक नया, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जो नपुंसकता दिखी गई मान लीजिए पिछले चुनाव में, उससे स्पष्ट है कि आगे आने वाले चुनाव में भी इसका असर होगा बूथ कैप्चरिंग का। आगे भी असर होगा। सर से बातचीत करने का लोभ जो है बढ़ता ही जा रहा है, मगर टाइम का भी अपना लिमिटेशन है और हमारे माध्यम का भी अपना लिमिटेशन है। वामपंथ की संभावनाओं पर, वामपंथ के उत्थान पतन और आगे भी संभावना पर बातचीत की। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द बिहार मिल के लिए मैं विष्णु नारायण रजत के साथ।